संस्कारित परिवार से जो महिलाएं आती है ना, वो मतलब अंतिम सांस तक अपने ससुराल के लोगों से संबंध बना के रखना चाहती है। तो ये आज के दौर में जो तलाक के लिए चल रहे हैं, फटाफट 2 महीने की शादी, 3 महीने की शादी, साल 2 साल की शादी टूट रही कगार पे, उनके लिए भी अच्छा मैसेज है कि कम से कम अपने रिश्ते को मजबूत बनाए। देखो, का धारा प्रवाह दोस्तों, काव्य का जो प्रवाह है वो निर्बाध अभी भी बह रहा है। मनासा क्षेत्र में एक गाँव है बांगरे, इंटीरियर एरिया, उसको हम तलाश करते करते भेरू दादा तक पहुँच गए। चाय उसके साथ भेरू दादा जो कि आंसू कवि हैं और जग प्रसिद्ध भेरू दादा के नाम से है। तो वहाँ मतलब इनके लिए मैं अपनी कविताओं में इनका सम्मान, इनके लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता रहा। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता रहा और निरंतर मेरे ये जो तुकबाजी में जो करता हूँ, मैं तो कविता मानता नहीं हूँ, लोग मानते होंगे। मेरे से लिखने में त्रुटि होती है, मात्राओं की गलती होती है, व्याकरण का एहसास नहीं है, पर सारा भारतवर्ष यही कहता है कि दादा आपकी भावनाओं का जो समीकरण है वो बिल्कुल बहुत ही सहज और सरल है। हम तो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और मैं भी ये कहता हूँ कि मेरे स्वयं की कोई औकात नहीं है, मेरे पूर्वजों की संपत्ति नहीं है, मेरे बाप दादाओं की खेती नहीं है। ये उस माँ शारदे की चौखट से मिला हुआ भावनाओं का प्रसाद है जो निरंतर मुझे माँ देती रही है। और मैं निरंतर धीरे धीरे, मैं मंचों के लिए लालायित था। मैं मंचीय कवियों को देखता था, उनके गले में मालाएं पड़ती थी, उनके शाल श्रीफल मिलते थे, उन्हें लिफाफे मिलते थे। तो मैं भी ये चाहता था कि यार मंच तक पहुंचूं। लिखनी तो निरंतर जारी रही, पर मंच के लिए मुझे बड़ा संघर्ष, और धीरे धीरे मैं मंचों पर बड़ा हूँ। तो इसके लिए मैंने बहुत लोगों की खुशामद भी करी। कई लोगों ने मुझे कहा कि यार आप इसके काबिल नहीं है, फिर भी मैंने उनको मनाया और फिर धीरे धीरे मंचों पर जब मैं जाने लगा। पहला मंच आपको याद हो कब, किस एज में? पहला मंच में अपने एक श्याम पाराशर है रतनगढ़ के, जो उनका यहाँ ननिहाल है मेरे गांव में। अच्छा। तो मैंने श्याम से कहा था, मैंने कहा श्याम मुझे भी मंच को प्रदान किया जाए, मुझे भी मंच मिले। तो वो बोले दादा कोशिश करेंगे। तो एक बार शाहपुरा में कवि सम्मेलन हुआ, तो मैं अपनी कार से उन्हें साथ लेकर गया और पहला मंच वहाँ मुझे मिला। वहाँ मुझे कोई लिफाफा नहीं मिला। अच्छा। और मैंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करी और धीरे धीरे ये यात्रा निरंतर चलती है। तो वहाँ से शुरुआत है। उन्होंने अमूमन जो आज के जो युवा कवि हैं और जो भी उभरते रचनाकार हैं, उनके श्रीमुख से जरूर सुना, आपके लिए एक बात जरूर कॉमन सुनी है कि दादा ने हमें अवसर दिलवाया है, दादा ने हमें मंच प्रदान करवाया है। तो एक तरह से आप कवियों को प्रोत्साहित करने का भी कार्य करते हैं। ये आपने नहीं कहा, यह आपके द्वारा वो प्रोत्साहित किए गए रचनाकारों ने, उनका जो हौसला आप बढ़ाते हैं, उनके ये वचन है। तो इस संदर्भ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा भी, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है कि सब अपने स्वार्थ के लिए दौड़ते हैं। वहां पर भैरू सुनार, जो आंसू कवि भैरू सुनार, अपने आप को कहाँ पाता है जब वो किसी एक नव रचनाकार को मंच दिलाता है? मैंने जब स्वयं ये एहसास किया कि मंच पाना कितनी कठिन तपस्या है, कितनी खुशामद करनी पड़ती है, जब मुझे ये एहसास हुआ कि यार अपन जब मंच के लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं, तो ये जो मेरी पीड़ा थी, मैंने कहा ये नवोदित कलमकार जो अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा मंच पर प्रेजेंटेशन है, क्यों ना इन्हें मंच देकर इन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो निरंतर मेरा यही प्रयास रहा और मैं देखता था कि ये व्यक्ति अच्छा लिख रहा है, अच्छा मंच पर पढ़ सकता है। तो मैंने पहले उनको टटोला, उन्हें अपने पास बुलाकर उनकी कविताएं सुनी और फिर उन्हें मंच दिया। तो मंच केवल देना ही मतलब कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती, उनके भीतर माँ शारदे का वो भावना
का प्रतिफल था, वो प्रसाद उनके भीतर था। मैंने तो हल्का सा एक सहारा देकर उन्हें मंच तक पहुंचाया। इसमें उनके ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है, क्योंकि माँ शारदे की कृपा यदि उन पे नहीं होती तो वो मंच तक कैसे पहुंचते। और मेरी पीड़ा, मुझे जो पीड़ाओं का एहसास हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना नए लोगों को हम मंच प्रदान कराएं अपने द्वारा और उन्हें आगे बढ़ाएं। तो इसमें मेरी कोई योगदान नहीं है, वो सब ईश्वर की कृपा है। मुझे प्रेरणा देने वाला भी ईश्वर है, माँ शारदे ने ही मुझे आदेश दिया। और दूसरी बात ये कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम एक चीज़ देखते हैं, जहाँ पर प्रोत्साहन नवरचनाकारों के लिए है, वहीं पर भी हम मंचों से जो आज के कवि सम्मेलनों में जो हालत है, जहाँ पर फुगड़ता, जिसको हम कह सकते हैं फुगड़ता, अश्लीलता, या मतलब इस तरीके से पहले एक ये परिवार के साथ कवि सम्मेलन सुना जाता था और वहाँ पर पूरा परिवार और सभी लोग एकत्रित होकर सुनते थे बड़े चाव से और देर रात तक सुनते थे। लेकिन आज ये हालत नहीं है। आज कहीं जाने से भी अब सोचना पड़ता कवि सम्मेलन। ये हालत में आशु कवि भेरू सुनार के क्या विचार है? मेरा तो ये कहना है कि कवि सम्मेलन जो पहले थे उन मंचों को मैंने जिया है। दादा बालकवि बैरागी के साथ मैंने मंच साझा किए, मैंने दादा गोपाल दास नीरद के साथ मंच साझा किए, मैंने संतोषानंद के साथ मंच साझा किए और कुंवर बेचैन के साथ भी मैं मंच पे बैठा हूँ। तो मंचों में जो सहजता थी, शालीनता थी और जो कविताएं थी, वो निरंतर व्यावसायिक का मापदंड जैसे जैसे बढ़ता गया, तो जब भावनाओं के मापदंडों पर अर्थ जुड़ जाता है तो ये एक धंधा बन जाता है। तो ये तिजारत हो गई, ये धंधा हो गया। कवि सम्मेलन धंधा बनने लगा और जब कवि सम्मेलन धंधा हुआ तो ये जो नीचे बैठे हुए श्रोता हैं, इनके हम बंधुआ मजदूर होते हैं। ये हमें पेमेंट देते हैं, हमारा लिफाफा बनता है, तो वो जो चाहते हैं वही हमें प्रस्तुत करना पड़ता है। और इसमें दोष हम कवियों का ही है। मतलब यदि हम उन्हें अश्लीलताओं के मापदंड पर नहीं मतलब ये करते तो मंचों का स्तर नहीं गिरता। हमारी ही प्रजाति के लोगों ने सिर्फ चंद तालियों के मापदंडों पर और मंचों को तालियों का तीर्थ स्थल बनाने का प्रयास करने में सारे संस्कारों का पतन करते चले गए और श्रोताओं को भी मतलब एक वो अश्लीलता का वो अच्छा लगने लगा। लिफाफे, द्विअर्थी संवाद, कवित्री और कवि के बीच में नोकझोंक, ये सारा बहुत अच्छा लगने लगा। जब ये इस तरह से पहुंचा तो मजबूरियां ये हुई कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि तो इस तरीके से तो ये आपका कहने का मतलब है कि स्तरहीन ताकि हो जा रहा है और कोई स्तरहीन अगर कार्य होगा तो वो उस भाषा के लिए भी हानिकारक है। ये तो है ही है, पर हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि मतलब होता है में जहाँ पर बात चलती है और इस तरह का कोई सवाल उठता है, जिस तरह से भी बताया कि भाई मंचों से, तो कई बार ये भी बात सामने आती है कि प्रोफेशनल बनना पड़ता है और जो पब्लिक चाहती है वो आपको परोसना होता है। और एक राइटर और दो मतलब कि रचनाकारों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो वो जो मंची कवि, एक वो जो मंचों पे नहीं आते लिखते हैं वो लिखते हैं। तो लिखने वाले भी पढ़ने और जो लिखते हैं उनके पढ़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है ये। और मंचों को सुनने वाले तो वहां पर आपको इस तरह की चुटकलेबाजी चाहिए, कविता नहीं चाहिए। लेकिन खालिश कविता को पढ़ने वाला आता तो उसको सुना नहीं जाता है। तो इन बातों पर आप क्या देखते हो, इसका हल क्या है? मैंने कई बड़े मंचों पर यह भी देखा है, आज भी वर्तमान में अच्छी कविताएं भी चलती है और अच्छे कवि लिख भी रहे हैं, अच्छा पढ़ भी रहे हैं। किंतु समस्या ये हो गई है कि आज भावनाओं का जो व्यवसाय हो चुका है, तो कवि सम्मेलन कराने से आदमी डरता है। जैसे मेरे गांव का ही उदाहरण लिया जाए, मैं चाहता हूं कि बड़े कवियों को मैं यहाँ बुलाऊं, पर मेरे गांव के किसानों के पास इतना अर्थ नहीं होता है। मजदूर लोग हैं, गांव के किसान हैं, अपनी मेहनत का प्रतिफल उन्हें ठीक से नहीं मिल पाता।
दो वक्ती के रोटी का जुगाड़ करने में उन्हें बहुत अपनी जिंदगी को तबाह करना पड़ता है, और कई किसान तो आत्महत्या करके मर जाते हैं। अब यदि ये चिंतन मैं सोचूं कि कुमार विश्वास और या फिर बड़े सारे जितने भी नाम है, सुरेंद्र सक्सेना, ऐसे मतलब जो भी नामधर कवि है जिनके लिफाफों का मापदंड बहुत ऊंचा है और समय के साथ उनका बढ़ गया है, तो उससे अपने को कोई विमर्शता नहीं है। किंतु ये समस्या है कि मेरे गांव में उतना बजट नहीं है। जब कोई मेरे से आता है गुरुदादा मेरे को कवि सम्मेलन कराना है और आप इसको कर सकते हैं, मैंने कहा भैया तुम दूसरों से भी करवा सकते हो, तो बोलते हैं यार ये चीज तो है। आपका ये कहना का मतलब है कि भाई कविता के माध्यम से हम समाज में जागृति ला सकते हैं। कविता का ध्येय यही रहा है कि समाज में जागृति लाए, लेकिन ऐसे नामचीन कवियों को हम इसलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि उनके जो वो है फीस या उनका जो पाठ करने की जो है राशि या कीमत वो ज्यादा है। तो जहां पर आपका ये कहना है कि भाई समाज में कवि धर्म यह है कि आप समाज में एक नई रोशनी दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रस्तुत करें, उनको मार्गदर्शित करते हुए, आज की घटनाओं का आकलन करते हुए, विश्लेषण करते हुए। अब यहाँ पर दो बात और हो गई है कि अगर बेहरू सुनार, दादा आंसू कवि बेहरू सुनार अगर अपने गांव में या समाज में कविता की अलग जगाएगा तो कितने लोग उसके साथ रहेंगे? वर्तमान में कई ऐसे नए लड़के हैं जो मुझे फोन लगा के कहते हैं कि दादा यदि आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो हम जब भी आप आवाज़ देंगे हम आपके साथ खड़े होने को तैयार है, आपके साथ मंच पे बैठने को तैयार है। पर मुझे ये देखना पड़ता है कि ये जो मुझे फोन लगा के पूछ रहा है क्या ये नीचे बैठे हुए श्रोताओं को प्रभावित कर सकता है, इनके मन को गुदगुदा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई वर्तमान में, हमें जब भी बैनर बनता है तो ये लिखा जाता है अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन, तो सारे रस गौण हो जाते हैं और हास्य ही प्रधान हो जाता है। और जब हास्य भी प्रधान हो और मौलिक हास्य हो और मर्यादित हास्य हो तो कोई बात नहीं, पर हास्य का स्तर इतना गिरता जाता है और वो इतना हो जाता है कि एक माँ बहन बेटी आपके सामने बैठकर सुनती है और जो मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना स्तर गिराता है तब वो शर्मिंदा होकर उठकर चली भी जाती है। तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि ये क्या हो रहा है। हम माँ शारदे के बेटे हैं, हमने मतलब है ना भाई साहित्य तो दर्पण है, समाज को उसका चेहरा दिखाने का प्रयास करता है और हम उसके चेहरे पे काली पोतने का प्रयास कर रहे हैं, तब जाकर हम पर वर्तमान में मैं कर भी क्या सकता हूँ। क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो केवल व्यवसाय प्रधान चिंतन रखते हैं, और मैं इनसे कहता हूँ भाई व्यवसाय के साथ कुछ चिंतन समाज को भी देकर जाओ। जब हम चले जाएंगे दुनिया को छोड़कर तो लोग ये कहेंगे कि आशु कवि बेहरू सुनार या फला व्यक्ति ने समाज को संदेश दिया। हमें जो वो लिफाफा मिलता है हम उसके बदले में वो नीचे बैठे हुए लोगों को क्या देकर जा रहे हैं? क्या चुटकुले, हंसना और स्तरहीन बातें करना ही अगर मंच का उद्देश्य है तो फिर ये गाँव के ग्वाले भी सुना सकते हैं चुटकुले। तो 10 रुपए की किताब में चुटकुले मिलते हैं तो मेरे गांव के बेहतरीन तरीके से सुना सकते हैं। इतने बड़े लिफाफे देके इन लोगों को बुलाने की आवश्यकता कहाँ है? तो इसका हल क्या हो? जनता के बीच में हम वही शुद्ध रचनाएं परोसने का, प्रस्तुत करने का हम फिर प्रयास करें, चाहे जनता उसको सुने, लेकिन एक बार आपको वो रिस्क उठाने का। लेकिन आज के जो वर्तमान जो चीर परिचित या प्रसिद्ध हैं वो ये रिस्क नहीं उठाएंगे। सबसे बड़ी विडंबना यह है विशाल जी कि हम तो ये प्रयास करने को तैयार हैं, पर अधिकांश आयोजक ही कहते हैं कि हमें तो हास्य कवि चाहिए, हास्य कवि चाहिए। तो हास्य कवियों का जो मानसिक विचार है कि यार हम तो बहुत बड़ा कवि है यार, हम तो लोगों को हंसाते हैं, हमारा तो लिफाफा वजनदार होना चाहिए। जो साहित्यकार हैं उन लोगों को अपन मार्गव्य पे बुला सकते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो मुझे फोन करके बताते हैं दादा तुलसी का पत्ता रख देना और आपका हाथ हमारे शीश पर धर देना, ये सबसे बड़ा लिफाफा होगा। आपका प्यार चाहिए, हम आपके साथ एक बार मंच पर बैठना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद देना चाहते हैं। पर समस्या ये है कि हम जहाँ भी कवि सम्मेलन कराने की सोचते हैं आयोजकों का चिंतन ये होता है कि दादा हमें तो हास्य कवि चाहिए यार, हमें तो हंसाना चाहिए। तो ये प्रयास में कोशिश कर रहा हूँ, हमारा चिंतन है, हमारे एक
मतलब हमारा छोटा लाडला भाई है पप्पू सोनी शामगढ़, उसका यही कहना है कि दादा हम क्यों नहीं ऐसा प्रयास करें, चाहे जनता सुने, चाहे 50 व्यक्ति भी हो, पर हमें ये प्रयास करना है कि हम अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य लोगों को दे, और धीरे धीरे मतलब ये प्रयत्न करें कि ये अश्लीलता, ये चुटकुले, ये स्तरहीन बातें थोड़ी कम हो। तो ये जोखिम उठाने का प्रयास भी हम ताकि करेंगे, सब परिवार सुना जा सके। हाँ सभी। मतलब है ना। और दूसरी बात यह है कि ये कभी ऐसा प्रलोभन मिला कि आप हमारे पक्ष में लिखो, अमूमन ऐसा लिखा जाता है, सब प्रलोभन मैंने तो मिला ये जाता है आज प्रलोभन के स्वीकार वक्त। भी नहीं किया है। तो ऐसे प्रलोभन दिया गया कि आप हमारे पक्ष में हमारा लिखो, हमारा नहीं वो गुणगान सब करो। नहीं वो सब जानते हैं कि मैं मतलब चंद सिखों के मापदंडों पर अपना जमीर बेचने को कभी तैयार नहीं हुआ। हाँ, शुरुआत में मुझसे अपराध हुआ था, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब भी मंचों पर स्थापित होने का प्रयास कर रहा था, उस समय मेरे भी ध्यान में ये आया कि यार हास्य और ये स्तरहीन बातें ही मतलब है ना हमें करना चाहिए। तो मैं नोकझोंक करता था कवितियों से, और यही चिंतन दिन रात रहता था कि अगले कवि सम्मेलन में मुझे, क्योंकि मैं आशु कवि हूँ, तो मैं हाँ, उसको जो छेड़ता था कवित्री को, तो मेरा हर बार नया होता था। मैं सेटिंग वाला खेल नहीं खेलता था, जैसे कि वर्तमान में क्या होता है, कवि और कवित्री के बीच में ये समझौता होता है कि आप ये बोलेंगे तो इसके बदले में मैं ये बोलूंगी, स्क्रिप्टेड हो जाता हो। पर मैं कभी भी ये नहीं करता था, और मैंने भी अपराध किया कि अच्छा, आपने नाम के आगे आंसू कवि लगाने के पीछे क्या राज? वो मतलब उस माँ की, उसने कहा कि तू आशु कवि लगा दे। बाकी मैं भ्रमित हूँ, मैं कवि भी हूं कि नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास स्वयं अपना क्या है, ये सांसें उस परमात्मा की देन है, और मेरी जिंदगी का प्रत्येक लम्हा उस ईश्वर के अधीन है। वो जिंदा रखे या मार डाले। कोरोना में कितने ही मेरे साथी चले गए, और कई लोग 25-25 लाख खर्च करने के बाद भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो मैं तो ये लोगों से कहता हूँ, अरे ये जीवन बहुत अमूल्य है, कुछ करके जाओ, तुम मरो तो लोग ये कहे कि यार उस आदमी ने क्या कहा था यार। सुकरात ने कहा था, सुकरात का संदेश में तो सुकरात को अपना गुरु मानता हूँ विशाल भाई, कि भैया उसने सारे विश्व को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया बंदूकों बमों के ताकत पर जब वो गया तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया का सबसे भिखारी मैं हूं, जो मरते वक्त अपने साथ एक सिक्का भी नहीं ले जा रहा हूं। तो सिकंदर था। हाँ, हमने मतलब मैंने ये सोचा कि यार ये सब, सुकरात तो दार्शनिक था। हाँ सिकंदर था। यस, मैं बिल्कुल आपका मतलब मेरा वो क्या है, भावनाओं के अंदर बहने के कारण कोई बात सुकरात को जहर दिया गया था। उसके समय उसके विचारों से लोग सहमत नहीं थे। तो वो बात सही है, सुकरात को पर वो उसने सिकंदर नया विचार जब सुकरात ने दिया समाज में, एक अच्छा विचार, एक रोशनी दाने वाला, और उसने कि हमारे लिए लिखो या इस तरह से, और उसको जब उसने नहीं बात मानी तो उसको अंततः जहर दिया गया। हाँ, पर हम तो सिकंदर आज ये जहर सुकरात बोल गए थे। हाँ, तो ये थोड़ा सा मतलब भावुक हृदय का व्यक्ति होने के कारण वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब सिकंदर को सुकरात देंगे ना, अपनी चीज, सिकंदर को सुकरात कर दिया मैंने। अपनी चीज। खैर वो तो आपके हाथों में कला है। और दूसरी बात ये कि देखिए, हमने बात करी अश्लीलता, मंचों पर अश्लीलता परोसी जाती है। हम अपना चिंतन नहीं पेश करने के बजाय हम जनता के उनकी फरमाइशों पर फरमाइशी कवि बन जाते हैं, फरमाइशी हम वगैरह वगैरह, और जनता अमूमन हास्य की डिमांड करती है। लेकिन हास्य भी एक रस है, हास्य का भी अपना एक ऊंचा दर्जा है। एक निम्न स्तरीय हास्य नहीं हो सकता। ये तो हास्य के अपन विरोधी नहीं है। हास्य तो होना चाहिए, जीवन का रस है हास्य, लेकिन ऐसा होना चाहिए ताकि वो समाज में और सबके साथ सुना जाए और सबको वो समेट ले। मैं हास्य का पात्र बन जाऊं और आप मेरे पर हास्य करेंगे तो मुझे वो हास्य कटु नहीं लगना चाहिए, प्यारा लगना चाहिए। तो हास्य का भी अपना एक रस है। हमने अश्लीलता पर बात करी कवियों को, क्या आंसू कवि भेरू सिंगार की कोई कवि पुस्तक अभी तक छपी है या छपने की इच्छा रखते हैं? मैं सबसे बड़ी विडंबना ये देखता हूँ कि वर्तमान दौर में
दादा बाल कवि बैरागी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जब उनकी मन को पीड़ा हुई। उनकी लिखी हुई पुस्तकें ठेला गाड़ी में जब उन्होंने रद्दी के भाव बेची हाँ। तो उन्होंने ये कहा था कि ये श्रुति का देश है, यहाँ किताबों को कोई पढ़ना नहीं चाहता है, यहाँ आपकी भावनाओं को सुनना चाहता है। जो कविता मैंने लिखी उसको यदि आप पढ़ोगे तो मेरी भावनाओं के तह तक, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ वहां तक आप पहुंच नहीं पाओगे। और यदि मैं उसको कहूंगा तो मैं आपको वहां तक की यात्रा करवा सकता हूँ। तो वर्तमान दौर में तुलसी, मीरा, कबीर, मीरा कुटी पढ़ रहे हैं तो हमारी क्या औकात है। दूसरा, पुस्तकों को छपाना बहुत बड़ा एक वो हो गया है। सरकार अगर समर्थन कर दे और मतलब जैसे कि एक वो होता है कि सरकार द्वारा सहायता मिलती है और कवि की पुस्तक छप जाती है तो उतना भी अपना वो अपना क्या है कि अपन तो स्वांग सुखाए व्यक्ति हैं, अपन हरपन बोला है, अपने को ये नहीं है। तो अपनी राजनीति भी कोई पहचान नहीं है ऐसी कि जो हमें सरकारी सहायता मिल जाए जिससे कि पुस्तक छपे और अपने पैसे से पुस्तक छपवा के फिर उसका वो क्या बोलते हैं आयोजन रखना, उसमें फिर किताबें छपा के सब अपनी गांड से देना, सबको नाश्ता पानी कराना, रसोई बनाना, ये सारी चीजें कितनी महंगी पड़ती है। किताब के लिए हमें इतना करना पड़े तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं उससे। और वो किताब आपके हाथ में आकर के अलमारी में धूल चाटेगी। जब रामायण और गीता धूल चाट रही है तो हमारी कविताओं का क्या मूल्यांकन है। इसलिए मैंने तो आज तक चिंतन नहीं किया, पर कई मित्र मुझसे तो कहते हैं इस बात में ये चीज भी है कि आम लोगों के लिए, सभी के लिए ये बात है कि पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए। हाँ, नहीं पढ़ना तो चाहिए, पर मतलब देखो आज का व्यवसायिक दौर इतना है कि व्यक्ति इतना सिमट गया है कि वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला खिलौना हो गया है। और वो रिमोट है लक्ष्मी, अर्थ के पीछे इतना अंधा होके भाग रहा है कि उसे स्वयं का मतलब है ना कुछ ध्यान नहीं है, अपने परिवार का ध्यान नहीं है। जब वो धन कमाने के पीछे इतना भागता है तेज गति से, उसके बच्चे कैसे जा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, इसके बारे में वो सोचता नहीं है। तो किताबों को पढ़ने के लिए उसके पास कहाँ वक्त है। लेकिन बात तो ये आ जाती ना कि हम कविता लिख रहे हैं तो फिर किसके लिए लिख रहे हैं। देखो हम लिख रहे हैं, हमें मन में सुकून मिलता है, शांति सी मिलती है कि मैंने आज कुछ लिखा। और मैं लिखा ये भी भ्रम है, मैं तो कविता का क लिखने की औकात नहीं रखता हूँ। अरे वो सारा काम उस माँ शारदे का है। मैं भ्रमित हूँ कि मैं कवि हूँ, आशु कवि हूँ। अरे यार मेरे पास कुछ भी नहीं आशु है। कवि का आपके तरफ से क्या मतलब होगा। लोगों से ये सुना है कि आशु कवि का ये मतलब है, मुझे तो इसका पता नहीं है, पर लोग ये कहते हैं अक्सर कि आशु कवि का ये मतलब होता है कि जो व्यक्ति तुरंत अपने भावों की अभिव्यक्ति कर दे। जैसे आपका नाम विशाल है तो आपके ऊपर तुरंत 4 लाइनें बनाकर मैं सुना दूं, उसे आशु कविता कहते हैं। अच्छा। कि ललाट है माँ शारदे का, उलझा हुआ हल करता सारा सवाल है, आज मेरे मन की बातें सुनने प्रतापगढ़ शहर से आ गया अनुज मेरा विशाल। इसको विशाल, इसे आशु कविता कहते हैं। ये तुकबंदी है मामूली, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि हाँ हुजूर मैं तुकबाजी करता हूँ, मगर किसी के साथ जालसाजी नहीं करता और बेबाक बात करता हूँ। मैं किसी की फोकट में हाजी नहीं करता। तो आशु कवि धीरू सुनार की कोई डायरी तो होगी। हाँ डायरी तो है, पर वो डायरी भी अभी वर्तमान में जाने कहाँ है, उसको तलाश भी करने का ये जो ये रिकॉर्ड जो होगा और जो भी बिल्कुल तराश के जो आएगा एडिट वेडिट सब होकर, ये विचार जो भी सुनेगा, जो ना वो रचनाकार होगा, जो भी ये भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोए जाने के लिए ही सारा प्रयोजन किया गया है। तो ये एक ऐसा कवि भी रहा जिसने ना डायरी लिखी है ना किताबें छपवाई है, जिसकी ग्रामर भी आड़ी तिरछी है, जिसको आशु कवि का भी मतलब नहीं आ रहा है, जो सिकंदर को सुकरात और सुकरात को सिकंदर भी बोल देता है लेकिन फिर स्टेरिंग अपने संभाल लेता है, वह भी राष्ट्रीय स्तर पर कवि पहुंचता है और जिसकी बात सुनी जाती है। तो ये संजोने वाली और विचार करने वाली बात है कि आप कलम के प्रति कितने निष्ठावान और ईमानदार। तो कलम की निष्ठा और कलम की ईमानदारी भेरू सुनार को आशु कवि भेरू सुनार बनाती है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको
कि हमेशा हर व्यक्ति को ये एहसास होता है कि मैं कवि हूँ। वो एक भ्रम है हमारे मन के भीतर कि हम कवि हैं। यार मैं जब कवि हूँ तो मेरी बच्ची कवि क्यों नहीं है? नहीं, लेकिन प्रत्येक आप व्यक्ति में कवि नहीं कवित्व है। तो होता तो है। माँ शारदे की विचारधारा भावनाएं ही हमें मतलब है ना चिंतन देती है, तो हम स्वयं उसका मतलब है ना वो ले लेते हैं श्रेय कि यार मैं कवि हूँ। पर मेरे दृष्टिकोण से कवि लिखना भी पड़ता है, मजबूरी है, अपनी पहचान देना भी पड़ती है। जैसे जाति धर्म संप्रदाय सारा ये हमें स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो इसलिए लिखना पड़ता है। वरना तो क्या है कि ये जो जितनी भी भावनाएं हमारे पास आ रही है उस माँ शारदे की धरोहर है, उसकी अमानत है, हमारा अपना कुछ नहीं है। तो ये तो फिर सबके लिए अच्छी बात होनी चाहिए, सबके लिए समान रूप से एक ही विचार रखना चाहिए कि समाज में उन्नतशील विचार कवि के द्वारा हो, ना कि फुहड़ता हो। ये तो ही हमने फुहड़ता की बात कर ली। अगर एक सवाल और पूछूं कि आशु कवि भेरू सुनार को कहा जाए कि हम या अपनी मात्राएं सुधारो, ग्रामर व्याकरण को सुधारो, तो क्या इस उम्र में प्रयास करेंगे? देखो मैंने प्रयास कभी किया भी नहीं और नहीं करेंगे क्या? नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और वो सब उस संचालित करने वाला सब ईश्वर है। मुझ में इतना ज्ञान वो भर नहीं पाएगा इस उम्र के पड़ाव तक। और मैं जब बोलता हूँ ना, लिखने में त्रुटियां हो सकती है, लेखन की त्रुटि तो हाँ, पर मंच पे जब मैं बोलता हूँ तब बिल्कुल एकदम सही सटीक बातें मतलब लोगों को समझ में आ जाती है। और तो क्यों ना एक लिखने वाला रख लीजिए कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये लिख और वो पोस्ट कर दो, क्या ताकि मात्राएं सुधर जाए। ये तो कई लोग कहते हैं कि दादा आपकी रचना मुझे डाल दीजिए। मैंने कुछ दिन प्रयास भी किया, मैंने कहा यार इन लोगों को क्यों परेशान किया जाए अपने लिए, मतलब अपराध तो अपन कर रहे हैं, सजा उस व्यक्ति को क्यों दे। अच्छा, और अभी तक तुकबाजी या जो अच्छी से अच्छी तुकबाजी कौन सी थी? देखो मैं तो जो अगर सही अर्थ में पिता है तो वो अपने सभी बच्चों से बिल्कुल बराबर प्यार करता है। तो मेरी जो कविताएं हैं, ये जो मेरे भाव, ये मेरे बालक हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं तो सभी को समान दृष्टि से देखता हूँ और किसी को भी श्रेष्ठ या हीन दृष्टि से नहीं देखता। मेरे सारे भाव उस माँ शारदे के खजाने से मुझे मिले हैं। स्वयं मैं तो कुछ भी मतलब मैं हूँ नहीं, मेरी पहचान वो माँ शारदे है। और जो भी है जितना भी है मेरा है ही नहीं है, तो मैं फिर किस बात का गर्व करूँ कि मेरी भावनाएं। तो आपको मतलब आप हर किसी भी विषय से प्रेरित हो जाते हैं। कोई कहता मैं प्रकृति से प्रेरित होता हूँ, कोई मेरी जोशीले चीजों से प्रेरित होता हूँ। अब आप तो तुकबाज है और बिल्कुल तुरंत लिख देने वाले होते हैं, तो हर चीज आपके लिए एक विषय बन जाती है। हाँ, मतलब वो क्या है कि मेरे दिल में जो भी विचार माँ रखती है, तो मैं ये समझो कि मैं उसके लिए एक खाली बर्तन हूँ, और उस बर्तन में वो निरंतर जो भाव के वो सामान रख देती है, वो बस वो डालती रहती है और नए भाव उसमें उसका प्रदान करती रहती है। मैं तो सारा श्रेय उस माँ शारदे को ही दूंगा, मेरा स्वयं का कोई वजूद नहीं है। नहीं वो तो है, लेकिन आपके माध्यम से हुआ हो, जो अवतरण हुआ है, जो विचार व्यक्त हुआ है, वो आपके माध्यम से हुआ है। ये आपका मानना है, सारे लोगों का मानना है कि आशु कवि भेरू सुनार मतलब जो लिखता है वो हम तक क्या एक तुकबाज की कविता की या तुकबाजी की जो पंक्तियां हैं वो छपनी चाहिए? देखो छपना चाहिए, ये मतलब मेरे मन में भी आता है, पर मतलब छपाने के लिए हमें किसी भी उसको ढूंढना पड़ता है। फिर वो कहता है इतने 1000 रुपये लगेंगे, तो हम ये कहते हैं कि इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, इससे हमें क्या मतलब फायदा होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं आपके मरने के बाद आपकी किताब लोग वो मतलब आप अमर हो जाओगे, तो मैंने कहा अमर तो कोई हुआ नहीं इस दुनिया में, और मेरी किताब अगर मैं छपवा भी लूँगा तो लोग तो अलमारी में रखेंगे और वो धूल चाटेंगे। मैं कई लोगों की किताबों के विमोचन में गया हूँ, उन लोगों ने स्वयं के खर्चे से किताबें लिखी, छपवाई और मुझे दिए, मैंने भी उनको नहीं पढ़ा। ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ मैं ये अपराध कि उनकी किताबें भी मेरी अलमारी में धूल चाट रही है, और सारे अधिकांश बहुत कम लोग होंगे जो किताब लेकर पढ़ते होंगे।
लेकिन पढ़ना चाहिए। नहीं वो तो है, पर किसको अब आपको भी पढ़ना चाहिए, किताब दी उन्होंने। हाँ ये तो है, पर वो मतलब मैंने देखो ये अपराध तो मेरा भी है, मेरे को पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। पर क्या मालूम क्या होता है कि मतलब या तो विचारधाराओं का समीकरण इतना होता है कि मैं तो निरंतर इतना खोया रहता हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी कहते हैं आप इस षड्यंत्र के यंत्र से जुड़े हुए रहते हैं, हमसे तो कभी बात ही नहीं करते हैं। तो मैं इतना उलझा हुआ रहता हूँ। हाँ तो 12 बजे भी आप ऑनलाइन दिख जाते हो, कभी 1 बजे भी दिख जाते हो। हाँ नींद नहीं आती है ना, जो भावनाएं देती है माँ, तो सब चलता रहता है निरंतर, और ये मुझसे लड़ते भी हैं। मेरे बच्चे राकेश ने कहा पापा तो आपकी दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, और कभी ये आंखें जो चली गई तो दोबारा लौट के नहीं आएगी। और कई बार मैं सोचता हूँ कि यार वास्तव में ये ऐसा नहीं हो जाए, पर क्या मालूम क्या है उस माँ शारदे की इच्छा जो मुझे वो देती रहती है भावना। मैं फेसबुक पर लिखता रहता हूँ। अभी तक हमने फुहरता से आंसू कवि की बात, किताबों जो भी रचना का किताब छपाऊंगा कि नहीं छपाऊंगा, पैसे देके कि नहीं छपाऊंगा, ये आपकी सारी बात आई। हम ये देखते हैं कि आज के दौर में तथाकथित नाम के आगे कुछ तथाकथित स्पेशल वर्ड लगने चालू हुए हैं, और लगते लगते यहाँ पर ऐसी चीज आ गए हैं कि कोई राष्ट्रीय कवि, कोई फला कवि, कोई वैसा कवि, कोई ऐसा कवि, मतलब तमाम बातों को चलती है तथाकथित वर्ड अपने नाम के आगे लगाने का। आपने आंसू कवि लगा रखा है, बिल्कुल। अगर एक तरह से आंसू का सूक्ष्म रूप भी होता होगा, आंसू का मतलब छोटा भी होता होगा, तो मैं छोटा कवि ये होगा। लेकिन कहीं कहीं हमने पोस्टर देखे हैं कवियों के नाम पे युग कवि भी लगा हुआ। तो ऐसे, जबकि तुलसीदास जी के नाम के आगे भी युग कवि भी लगा। ये तो इसमें आपके क्या विचार है? देखो जिसको जैसी इच्छा है वैसा लगाए, वर्तमान में हम किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। और उसे लगा होगा कि मैं युग कवि हूँ, मैं स्वयं अपने आप में मैं इस भारत का राष्ट्रपति हूँ, ये भी चिंतन कर सकता हूँ। मेरी सोच है साहब, लोग स्वीकार थोड़ी करेंगे क्या। मैं कल्पना करता हूँ मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ और मैं चौराहे पे खड़ा होकर कहूँ बेरोज नारायण देश का प्रधानमंत्री है, तो लोग हंसी करेंगे, उड़ाएंगे। तो यही युग कवि के हाल है, लोग स्वीकार थोड़ी करते हैं। अरे यार तुम मैं तो ये नहीं, कहता कोई हूँ प्रेम से अगर लिख दे, प्रेम से लिख दे, कोई वो स्वयं नहीं लिखता लेकिन किसी और ने लिख दिया तथाकथित युग कवि फला फला, तो बस जिसके नाम के लिखा वो भी तो पढ़ेगा, तो उसने स्वीकार किया है ना। नहीं तो वो नहीं आगे मत लिखो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं तो मैं एक बात बता दूं आपको, इस युग कवि की जो मेरा दृष्टिकोण में युग कवि बेगुसुनार भी मैं लिख सकता हूँ आंसू कवि की जगह। बात चली युग कवि की, तो मैं बताता हूँ कई लोगों ने मुझे कबीर कहा वर्तमान दौर का, क्योंकि मैं कड़वी सच्चाई लिखता हूँ। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बहुत बड़ा अपराध है मेरे जीवन के लिए कि मैं उस कबीर की चरण की एक मामूली सी रज का हिस्सा नहीं हो सकता, तो मैं कबीर कैसे हो सकता हूँ। हाँ मैं ये तुकबाजी करता हूँ, सच बोलने की हिम्मत करता हूँ। ये विचारधाराएं मतलब है ना, मुझे कबीर से मिल सकती है, मुझे कई और अन्य लेखकों से चिंतकों से मिल सकती है, पर उनके स्तर पर मुझे खड़ा करने का प्रयास मत करना। मैं एक मामूली तुकबाज हूँ, तुकबाजी रहूंगा। कबीर तुलसी मेरा मीर होने का तो यार 7 जन्म तक हम कोशिश करें तो नहीं हो सकते। तो कबीर और उनके समकालीन जो भी रहे रचनाकार, उन्होंने समाज को एक नई रोशनी देने की प्रयास किया, एक ऐसी रोशनी दे जो सबको समाहित कर ले। और साहित्य का उद्देश्य ये है कि सबका हित देखते हुए, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में फुहरता का मंचों का हाल ये हो रहा। एक बात और देखने में आई है कि पहले साधनों की कमी थी और भावनाओं का अंबार था, अच्छे विचार आते थे, अच्छी रचनाएं आती थी, लेकिन आज साधन असीमित हो गए और रचनाएं कविताएं गौण हो गई। ये विरोधाभास में आप अपने आप को कहाँ ठहराते हैं? वर्तमान में जब हमारे दिमाग में ये आता है कि यार वो व्यक्ति मंच पे जाता है, उसका लिफाफा 20,000 है, दूसरा कभी मंच पे जाता है
उन्हीं भावनाओं को लेकर के वो 40,000 लेके चलाता है, चुटकुले सुनाकर भी वो अच्छा लिफाफा लेके चलाता है। जबकि एक अच्छी कविता लिखने वाले व्यक्ति को मंच पे खड़े होने से भी लोग मना कर देते हैं। अच्छी कविता पढ़ने का प्रयास जब करते तो श्रोता हमें नीचे बिठा देते हैं। जब हम उनके मन को गुदगुदाते हंसाते, उनके विचारधाराओं से सहमत होकर हम जब अपने विचार रखते हैं तो वो खुश होकर तालियां बजाते हैं। नहीं तो लेकिन जनता ने तो यही, पहले तो अच्छी कविता सुनती थी, अब इस तरह की कविता क्यों सुनने लगी या इस तरह की बातें? मैं एक बात बता दूं आपको, तो कवि ही दोषी है, दोषी वो परोसने वाला ही दोषी है। मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं कि एक शुगर का मरीज है, डायबिटीज का मरीज है, उसे डॉक्टर ये कह दे कि तुम मिठाई जी भर के खाओ, मैं बैठा हुआ हूं, मरने नहीं दूंगा। क्यों जीवन को बर्बाद कर रहे हो यार? मिठाई खाओ ना, मैं हूं ना गोली देने वाला, मैं तुमको कभी जीवन में तुम्हारी सांसों को कम नहीं होने दूंगा। वही अपराध हम कर रहे हैं, वही अपराध हम कर रहे हैं ना। हम अश्लीलताएं परोस रहे हैं, चुटकुले, मतलब है ना। तो लेकिन हिंदी कवि सम्मेलनों का से हिंदी भाषा का नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि श्रोता में ही पाठक होता है। तो अगर इस तरह से चुटकुलेबाजी तो किताबें क्यों पढ़ेगा? तो ये भाषा का ही ह्रास हो रहा है। लोगों को केवल मनोरंजन की मानसिकता से धीरे धीरे जोड़ दिया गया है। कवि सम्मेलन का इसका हल क्या है? कवि सम्मेलन का केवल मात्र ये उद्देश्य की मनोरंजन हो। हल क्या है इसका हल, अगर आपके माध्यम से कोई हल निकले तो वो क्या? सारे कवि इस देश के मिलकर सोचे कि हमें इस समाज को संदेश देना है। कविताओं को हास्य भी, मतलब है ना, एक विधा है जो श्रेष्ठतम स्थितियों में मर्यादित होकर हाथ से पहुंचाना है, और अच्छी कविताएं उन तक पहुंचाना है, उन्हें संदेश देना है। जैसे कि वर्तमान दौर में माता पिता को अनाथालय में जाके बच्चे छोड़ के आते हैं, तो उन्हें ये संदेश दिया जाए रचना द्वारा कि तुम ये अपराध कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारे साथ वही करेगी। तुम अपने माता पिता को अनाथालय में छोड़ के आ रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी यही चिंतन देखेंगे और तुम्हें भी एक दिन अनाथालय में जाना पड़ेगा। तो ये हमें चिंतन दे सकते हैं, ये प्रयास हमें करना चाहिए, पर वो हो नहीं पा रहा है, कोशिश नहीं की जा रही है। क्योंकि वो जब देखो, व्यवसाय जब चिंतन में आ जाता है, धंधा, तो वो क्या होता है कि धंधे में सिर्फ लक्ष्मी दिखाई देती है, अर्थ के मापदंडों पर ही चिंतन आता है हमें कि यार मेरा लिफाफा कैसे बढ़ेगा, वो फला कवि। और हम कवियों में टांग खींचने की प्रवृत्ति है। मतलब आपका कवि सम्मेलन है, आपने मुझे बुलाया है, तो मैं दूसरे वर्ष में कभी आपने टांग खींची? नहीं, मैंने तो ये, आपकी टांग खींची गई? मेरी तो टांग खींची है लोगों ने, पर मैंने किसी की टांग नहीं खींची। मैं तो ये सोचता हूँ यार, मतलब है ना, मेरे पास तो ये फोन आया कि दादा इस कवि सम्मेलन को आपको करना है, तो मैं उससे कहता हूँ वो व्यक्ति वहाँ तुम्हारे यहाँ कवि है ना, वो यदि मुझे बुलाता है। अच्छा दादा, ये कवियों में भी ग्रुपबाजी होती होगी? बिल्कुल होती है। हम तो डाकुओं के स्तर तक पहुंच गए साहब। हमारे गुट है। अच्छा, गुटबाजी होती है? अरे वो उसको मत बुलाना। अच्छा, वो अपने गुट का नहीं है। और मुझे तो ये कहा जाता है कि ये आदमी तो मतलब नहीं, ये आदमी तो चुटकुले अश्लीलताओं के खिलाफ लिखता है, वो सारे ये करता है, तो वर्तमान दौर का सबसे खतरनाक व्यक्ति, इसको तो बुलाए नहीं। अच्छा, इसको क्यों बुलाना? अच्छा, उर्दू मुशायरे की जो महफिल होती है, उर्दू साहित्य से लेकर मुशायरे और हिंदी साहित्य से लेकर कवि सम्मेलन होता है, तो अभी जो हिंदी कवि सम्मेलन में फुहड़ता या इस तरह से बातें, चुटकुलोबाजी की दौड़ बड़े उच्च स्तर पे चला आ रहा है, मुशायरा आज भी उससे अछूता या बहुत कम मात्रा में वहां पर देखा जाता है, तो ऐसा अंतर क्यों है? देखो, शायरों ने जो उनके भीतर भाव आते हैं, माँ शारदे की प्रतिफल ही शायरी होता है। उर्दू भी एक मौसी है हमारी, हम हिंदी को माँ समझते हैं, तो उर्दू हमारी मौसी है। तो हमारी जो लाडली मौसी है उर्दू, कम से कम उसके बेटों ने तहजीब को गिरने नहीं दिया है। आज मैं जब भी देखता हूँ, मैं भी मतलब है ना बहुत ज्यादा सुनने का भी प्रयास करता हूँ। यदि एक कवि अच्छा श्रोता नहीं हो सकता, सुनने की क्षमता है उसमें नहीं है, तो कवि अच्छा हो नहीं सकता। हमें दूसरों को सुनना भी पड़ेगा। हमें ये लालसा नहीं रखना है कि मुझे लोग सुने, और मैं भी लोगों को सुनूं, उनसे कुछ सीखूं।
तो मैं उर्दू मुशायरे भी सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मैं गजलें सुनता हूँ। सारे हिंदुस्तान के गजल सराओं को और पाकिस्तान तक के गजल सराओं को मैं सुनता हूँ। वो शायर है, वो कवि है। कलाकार और कला की कोई शरत नहीं मतलब होती। जिस तरह से परिंदों को प्रतिबंधित नहीं किया होते हैं, उसी तरह से हम भी परिंदे हैं। हम भी मतलब है ना, रात को जाते हैं यहाँ से वहाँ और फिर दूसरे दिन हम दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। हम परिंदों की तरह ही हैं। तो हमें अपने विचारों को सही अर्थ में मतलब है ना रखना चाहिए। और उर्दू मुशायरों में ये मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे स्तर तो वहाँ भी वो जब व्यवसायिक चिंतन आ जाता है तो बुराई वहां से खड़ी होती है। कुल मिला के व्यवसाय चिंतन, व्यवसाय हो पर व्यवसाय ग्राहक को संतुष्टि करने के लिए, जैसे कि हम मैं सुना रहा हूँ, मुझे ज्यादा लाभ कमाने के लिए मतलब उस ग्राहक का गला थोड़ी काटना है। मुझे पूरी ईमानदारी से मतलब मैं तो मेरे ग्राहक आते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी दुकान पर जो ये है मतलब है ना जो पाँव में पहनने की शर्ट होती है, जो शर्ट बोलते हैं, तो कि ये तो वो फलाना तो नहीं वो एक गोल नुमा शर्ट होती है, ठोस होती है, ठोस और रवे वाली। तो वो बोलते हैं कि यार वो दादा वो तो आदमी मतलब है ना इतने कम मूल्य में बना रहा है, ये कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ बेटा वो मतलब है ना मैं नहीं दे सकता तुम्हें, मैं तो या तो पाट की शुद्ध दूंगा या फिर मैं 80 टन से नीचे नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। तो मैं ग्राहक को छोड़ देता हूँ। तो चांदी का ये माप है, जैसे 24 कैरेट 22 कैरेट सोने तो का होता है। मैं समझौता नहीं करता। मैं कह देता हूँ तू दूसरी दुकान पे जा। जब वो जाके मतलब उसका मतलब नुकसान होता है, उसे पता चलता है कि यार इस व्यक्ति ने हमको कम मूल्य में देकर के मतलब है ना हमारा नुकसान किया है, लौट कर फिर मेरे पास आता है, तो मैं उसको शोषण नहीं करता। जो मेरा विचार है वही काम करता हूँ। तो ऐसा भी मतलब सभी अगर मतलब हर धंधे में आंसू कभी धीरू सुनार की दिनचर्या कैसी है, सुबह से लेकर शाम तक क्या दिनचर्या है? मेरी दिनचर्या ये है कि मैं सुबह उठता हूँ और फ्रेश होता हूँ। सुबह उठने का समय निश्चित नहीं है मेरा। मैं 6 बजे भी उठ सकता हूँ, 6 बजे भी। और यदि किसी मतलब उठने का सिलसिला 6 बजे से चालू होगा। 6 बजे से चालू हो सकता है। कभी सम्मेलन में गया देर रात घर लौटा तो 11 बजे भी उठता हूँ। तो मतलब ये कि कभी कभी तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आती, तो मैं इसी फेसबुक के सहारे अपनी रात गुजारता हूँ। तो वो क्या है कि मेरी दिनचर्या का कोई ये नहीं रहता है। मैं सुबह खाना खाने के बाद कई बार अपनी दुकान पे भी जाता हूँ और दुकान पे भी मैं ग्राहकों से ताल्लुकात स्थापित नहीं कर पाता क्योंकि मुझे वो धंधा याद भी नहीं है। तो मेरे लिए मेरे लड़के ने एक ऑफिस बना रखा है जिसमें उनके सोने चांदी के तार खींचने का वो मशीनें वगैरह भी रखी हुई। उसमें बैठता हूँ, मेरे मित्र आते हैं, उनको सम्मान देता हूँ, उन्हें चाय पिलाता हूँ, नाश्ता कराता हूँ और फिर शाम को मेरे गाँव का ही एक लड़का है उसके साथ घर लौट आता हूँ। तुलसी को कितनी बार पढ़ा है सुना है? मैंने तुलसी को बहुत कम पढ़ा है क्योंकि मैं अपने चिंतन को केवल सच्चाई से जोड़ता हूँ। मैं आपसे झूठ बोल दूँ कि मैंने तुलसी को खूब पढ़ा है तो ये अपराध होगा, ये आपके साथ भी विश्वासघात होगा क्योंकि आप मेरा मतलब मेरे विचारों को सुनने आए हैं। तो मैं अपनी बात को बेबाकी से और सच्चाई से स्वीकार करता हूँ। मैं सिगरेट मुंह में रख कर के सिगरेट के खिलाफ बोलने का प्रयास कभी नहीं करता। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो सिगरेट के खिलाफ बोलता हूँ। तो मैंने तुलसी को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है। पढ़ा तो है पर उतना नहीं पढ़ा है। मैंने सबसे ज़्यादा अगर आप सच्चाई को सुनना चाहते हैं तो मैंने ओशो को पढ़ा है और रजनीश को पढ़ा है, उपन्यास पढ़े हैं मैंने। गुरुसार को गहील है और थूटा दे उड़ा। एक सुपड़ा होता है सूप जिसमें अनाज डालते हैं तो खराब अनाज को वो मुंह के बाहर फेंक देता है और अच्छे अनाज को अंदर रख लेता है। तो हम किसे भी पढ़े, मैं आपसे भी मतलब मैं आपको गुरु मान के आपसे विचार लूं तो आपके जितनी भी अच्छाइयां हैं उन्हें मैं स्वीकार करूं। आपके व्यक्तिगत जीवन की बुराइयों से मुझे क्या लेना देना। तो ओशो के चिंतन को अपन मतलब ना करें, पढ़े, उनमें जो अच्छी बातें लगती है हम उसे स्वीकार करें। अभी लेटेस्ट आपका बीकानेर वाला था? हाँ, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन रहा साहब। यात्राएं बड़ी लंबी रही। मतलब जाते वक्त तो मतलब यहाँ से हम बस में कोटा गए और कोटा जाने के बाद हमारे वो महेश जो है उसने मतलब रिजर्वेशन करवा लिया था तो हमारी यात्रा सुलभ हो। और ये
आप बाल कवि बैरागी साहब के क्षेत्र से आते हैं, तो आपके जीवन में उनका प्रभाव कितना है, आपकी इस कविता के क्षेत्र? दादा का प्रभाव बहुत है मुझ पर। वो मेरे को बिल्कुल हिंदी के शुद्धता के उसके समर्थक थे। हिंदी में त्रुटियां नहीं होना, तो मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल कवि बैरागी साहब ने तो विश्व स्तर मनासा का नाम रोशन किया और नीमच जिले का नाम रोशन दादा बाल कवि बैरागी को लोग समझ नहीं पाए। राजनीति में होने के कारण दादा से लोगों को मतलब वो उतना नहीं था प्यार, जबकि मनासा शहर की शान थे दादा। पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व तक में मतलब उनका नाम था। दादा की बात ही और थी। दादा का एक संदेश था, उन्होंने ये भी कहा था कि वीरू सुनार मेरे मरने के बाद तुमको भी दादा कहेंगे। मैंने कहा दादा मैं तो आपके मापदंडों पे बिल्कुल खड़ा नहीं उतर पाऊंगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर भी लोग तुमको दादा ही कहेंगे। तो आज ये प्रतिफलित हो रहा है कि ये लोग मुझे दादा अशोक वीरू सुनार कहते हैं। और जब एक 90 साल का दिल्ली में गया था एक मैं कार्यक्रम पे, तो एक 90 साल के बुजुर्ग ने मुझे दादा कहा और मेरे पैर छुए, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मेरी पिता की उम्र के आप मुझे मेरे पैर छू रहे, मेरे को ये मतलब बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो उन्होंने प्रश्न पलट के मुझे ये कहा कि वीरू सुनार तू भ्रमित है, मैं तेरे पैर नहीं छू रहा हूँ, तेरे भीतर बेटी भी पुष माँ शारदे की पैर छू रहा हूँ। मैंने कहा फिर भी ये नहीं कर सकते आप, मैं तो मतलब आपसे बहुत उम्र में छोटा हूँ। तो लोगों ने मुझे वो प्यार भी दिया है, और कई लोग मेरे विचारधाराओं से सहमत नहीं है, मुझे गालियां भी देते हैं। अच्छा, हाँ मतलब सबसे प्यारी गाली कौन सी लगी आपको? वो तो अब मैं आपसे नहीं कह सकता। अच्छा, पर मतलब वो मतलब अच्छी एक प्यार भरी गाली भी मिली आपको? हाँ, सभी तरह के विचारधारा मेरे मुंह तो पे कभी उन्होंने मेरे मुंह पे गाली तो कभी के जीवन में तो आलोचना को भी स्वीकार करनी चाहिए, उसकी आलोचना तो मैं तो यही कहता हूँ ना, मैं तो मतलब गाली देने वाले से यही कहता हूँ कि भैया तुम्हारे पास जो है तुम दोगे, तुम्हारे पास गाली है और मेरे पास तो उसके प्रति प्यार है। तुम्हारी गालियों के बदले में भी तुम्हारे लिए मैं दुआएं मांगूंगा, ईश्वर तुम्हें तरक्की दे, तुम्हारा विकास हो, और मैं तुम्हें मतलब अपना ही मानूं, क्योंकि तुम मुझे गाली देकर के कुछ तो दे रहे हो। ये भी एक पुरस्कार है। हाँ सबसे बड़ा। और गाली खाना भी मतलब आप सटीक कहीं ना कहीं तीर से चला रहे हो, नहीं आपको चुभती है तभी तो गाली की बौछार आ रही है कहीं ना कहीं। अरे यार इंजेक्शन लगता है और वो दर्द होता है, मरीज को चुभता है तभी तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो ये। और कभी कभी मरीज की मुंह से गाली भी निकल जाती है, तो वो क्या चुभन के एहसास से निकलती है गालियां। तो ये जो तीर है ये नीमकस भी हो जाता है, आधे धसे हुए भी हो जाते हैं। अरे बहुत कड़वाहट होती है। तो कड़वी दवाई इलाज करती है, वो लोग अक्सर मिठाई खाने का प्रयास करते हैं। और कम से कम 40-45 मिनट हो गए बिना पंखे के हम बैठे हुए हैं, क्योंकि आवाज करता है। तो क्या वीरू सुनार को गर्मी लग रही है? देखो मुझे तो ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बंदी है अपने आप में मतलब ये महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो मुझे प्रश्न करती जा रही है और मैं उसके प्रश्नों के प्रति उत्तर में खरा उतर पा रहा हूँ कि नहीं उतर पा रहा हूँ। बस मैं भावावेश में बहता चला जा रहा हूँ, तो व्यूअर दे रहा हूँ। अब मुझे गर्मी भी लग रही है तो उसका भी एहसास मुझे नहीं हो रहा है। जब हमारा दिमाग दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, मैं तो अभी प्रश्नों के उत्तर देने में लगा हूँ, मुझे गर्मी से मतलब वो मेरा ध्यान ही नहीं है। हाँ ये बात तो है कि पूरा ध्यान केंद्रित यहाँ पर आप एक चिंतन जो होता है लोगों का, आपकी कविता को सुनने के बाद जो प्रतिक्रिया कहना, आपके चिंतन तक पहुंचना, ये आपकी उपलब्धि है। मैंने देखा है कि आपके सारे इनाम भी पड़े हुए हैं, देखे हैं, ये भी सारे व्यूअर्स देखेंगे, दोस्त भी देखेंगे सभी। एक इनाम जो होता है, क्या इन सब इनामों से परे वो गालियां जो आपको मिली है वो ज्यादा मायने है कि ये वो इनसे भी ज्यादा है, वो कीमती ज्यादा है? हाँ वो इसलिए कीमती ज्यादा है कि उन्होंने मुझे नफरत के परिप्रेक्ष्य में खड़ा करके गाली दी है, क्योंकि उनके मापदंडों पे मैं खड़ा नहीं उतर पाया, मैं उनसे सहमत नहीं हो पाया। मैं चुटकुले के खिलाफ लिखता हूँ तो जो चुटकुले पढ़ते हैं उन्हें तो दर्द होगा ना। मैं जो कविता चोर के खिलाफ लिखता हूँ, किसी दूसरे की कविता पढ़ता है, कविता चोर
तो वो से दर्द तो होगा। आपकी भी कविता चुराई गई कभी ऐसा? नहीं, मेरे को तो पता है चुराई भी होगी, तो मैं तो इसकी परवाह भी नहीं करता हूँ कि आपने तो कहीं लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा नहीं, फेसबुक पे है ना, पढ़ा तो है, फेसबुक पे है, लोग मेरी कविताएं थोड़ी सी तोड़ करने मेरे पास फोन भी आते हैं, दादा फलाने जगह पर आपकी कविताएं पढ़ी गई, तो मैंने कहा पढ़ने दो यार, मेरे को तो माँ शारदे दूसरी दे रही है, मतलब मेरे पास कभी नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि दूसरे की नहीं पढ़ी है। अगर तुम कवि हो और कवि धर्म का निर्वाह करना चाहते हो, तो जो भी है अपने भावों की अनुभूति का एहसास दुनिया को कराओ, न कि किसी। मैं तो कहता हूँ कि अपना बच्चा अपाइज है, आंखों से अंधा है, जैसा भी है अपना बच्चा है। पड़ोसी के बच्चे, खूबसूरत बच्चे पर अपना अधिकार मत जताओ। ये बात तो सही है भाई दूसरे की संपत्ति पर निगाह मत डालो। लेकिन ऐसा होता है। और वो बहुत, ये आज की जैसे आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो स्टेटस और रील की दुनिया में चोरी भी चल जाती है और बड़े वाई मिल जाती है। जो आप नहीं कमाते वो कमा के चले जाते हैं आपकी वजह से। हमारी भावनाओं को वो मतलब है ना अपने नाम पर स्थापित करवा के और मतलब है ना वो कर देते हैं। और कई लोग मतलब जैसे कि एक नामवर कवि ने, दादा बाल कवि बैरागी की भी कविता पढ़ दी थी, पर दादा ने कहा कि नहीं खैर ठीक है, वो अपना ही वंशज है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो वो खुद की तो लिखी नहीं, खुद का भाव तो थे नहीं। वो एक पढ़ने वाला एक पाठक हो सकते, पढ़ने वाला वक्ता हो गया है, आप वो कवि तो नहीं था यार। मैं कह रहा हूँ विशाल भाई, मेरी कविता पढ़िए आप, मना नहीं करता हूँ मैं, नहीं पढ़ना चाहिए, पर आप मेरा नाम हवाले लीजिए ना, से ये दादा वही की तो हवाले से तो पढ़ा जाए कि ये दादा ने कहा है। हाँ, तो ये यही तो संस्कार है, यही तो तेजी कहते हैं तो जिसको आपका भी मतलब मेरा सम्मान बढ़ेगा और मेरा भी बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने भी आती है, क्या कर सकते हैं। अच्छा एक खास बात, प्रश्न जब आप ऐसे लिखते हैं, हालांकि आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी विशेष तौर पर पूछूंगा कि जब आप लिखते हो, चिंतन करते हो, तो भाभी परेशान होती है, सभी होते हैं, क्यों नहीं होंगे। तो उनकी क्या शिकायत रहती है? सिर्फ वक्त नहीं देते हैं, सारे कलम में रहते हैं, अपनी मालवी भाषा में बोलते हैं। उनकी ये शिकायत है कि मतलब हमको ये पहले पता चल जाता, ये संबंध आपसे हम नहीं होता। हाँ, क्या है, तुम दिन रात तो इसमें उलझे रहते हो। हाँ, कविता सोतन है मेरी। अच्छा, ये है। तो लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक दूसरी है कि जीवन में देखा जाए, आप सुनारी काम जानते नहीं हो, आप वो नहीं जानते हो, पत्नी पीड़ित है आपसे कि वो सोतन के बगल पे लेकर बैठे रहते हैं मेरे से कोई, तो यहाँ पर भीरू सुनार की तो बंदी कितनी विचलित हो जाती है। कुछ नहीं होता है, बहुत सारे मतलब मैंने वो ऐसा कह के या यही प्रेरित है करती है, आपको ताकत देती है बातें, चुप हो जाती है, ऐसा परेशान नहीं करती मुझे ज्यादा। लेकिन यही बातें आपको मजबूत बनाती है। ये आदमी मतलब है ना, ये मतलब है ना हमारी बातों को स्वीकार भी नहीं करेगा, मानेगा भी नहीं, तो मतलब क्यों इसके साथ अपन लड़ाई झगड़ा करें। तो फिर वो मतलब सहजता से समझौता कर लेती है। तो वो तो अगर ऐसी हालत थी तो वो छोड़ भी तो सकती थी आपको, तलाक डाइवोर्स आज परिपाटी नहीं है ना, मतलब वर्तमान में कितनी फास्ट। संस्कारित परिवार से, फिर भी संस्कारित परिवार से जो महिलाएं आती है ना, वो मतलब अंतिम सांस तक अपने ससुराल के लोगों से संबंध बना के रखना चाहती है। तो ये आज के दौर में जो तलाक के लिए चल रहे हैं फटाफट, 2 महीने की शादी, 3 महीने की शादी, साल 2 साल की शादी टूट रही कगार पर, उनके लिए भी अच्छा मैसेज है कि कम से कम अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। देखो मतलब हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले संस्कारों को महत्व दिया गया है। वर्तमान दौर में क्या चल रहा है ये बात अलग है, पर आज भी मतलब है ना कुछ पुरुष या महिलाएं अपने संबंधों को मरते दम तक मतलब जीते, विरोधाभास के बाद भी वैचारिक दृष्टिकोण से मतलब मैंने उनके तालमेल नहीं बैठता है। उसके बाद भी मतलब महिलाएं ये सोचती कि मेरे पिता ने, मेरे माता ने यहाँ मुझे दिया है, तो मैं अपने माता पिता के मतलब उनके उस पर धब्बा क्यों लगाऊं। तो ये बात तो पुरुष भी सोच सकता है, पुरुष वह भी सोच सकता है। पुरुष चिंतन, आज के दौर में पुरुष का चिंतन जो है वो अधिकारवादी है। मतलब वो ये सोचता है कि यार तो भारतीय समाज तो पुरुष प्रधान है। हाँ, तो पुरुष प्रधान है, पर मेरे दृष्टिकोण से मैं तो ये चाहता हूँ, मैंने तो ये कहा है कि
तुलसीदास को तुलसिया था, तुलसीदास को तुलसीदास जी बनाने वाली रत्नावली है। रत्नावली ने उन्हें प्रताड़ित नहीं किया होता। सांप को रस्सी समझ करके जब वो मतलब है ना इतने प्रेम में प्रतिभूतित होते हैं, लास्ट पे मतलब है ना ठूंठ समझ के चले जाते हैं, और जब वो रत्नावली के पास पहुंचते हैं तो उसने ये कहा कि तुम मेरे प्यार में इतने, इस शरीर के मोह में इतने पागल हुए जा रहे हो, काश तुम ईश्वर से इसकी आस्था रखते तो कितना अच्छा होता। ये बात रत्नावली ने कही है। तब जाके तुलसीदास के दिमाग में आया। वो तुलसीदास जी से रत्नावली ने यह कहा होता कि प्राणनाथ आइए, इतना प्यार करते हैं आप, लाश पे चढ़ के आ गए और आपको पता भी नहीं चला। मेरे प्यार में इतने मतलब है ना, तुम कितना चाहते हो मुझे, वाह, ऐसे तो मतलब है ना इस दुनिया में कोई पुरुष ही नहीं हो सकता। आप तो सांप को मतलब मरने से भी नहीं डरे, मर तक आ गए, तो ऐसे पति को तो मैं मतलब प्राण निछावर कर दूं, आपके लिए जान दे दूं। तो तुलसीदास बन सकता था क्या? तो लोग तुलसीदास को ज्यादा महत्व देते हैं, मगर मैं तो रत्नावली को नमन करना चाहता हूँ कि रत्नावली के कारण तुलसीदास की पहचान है। तुलसीदास होने का मतलब ये होता है रत्नावली, और पुरुष की कोई औकात नहीं है साहब। उस परम पिता परमेश्वर ने माँ की गोद में खेलने का प्रयास किया, उसकी कोख में जन्म लिया है, पैदा हुआ है। कृष्ण राम सारी मतलब सृष्टि की मतलब वो जन्मदाता तो माँ है, औरत है, नारी है। नारी का दर्जा पुरुष से बहुत ऊंचा है। लेकिन सामाजिक प्रधानता तो पुरुष प्रधान माना गया है। वो हठधर्मिता तो है, ये बैलेंस, ये हठधर्मिता है, पुरुष की हठधर्मिता है। वो अपने आप को मतलब है ना औरत से स्वयं बड़ा होने का प्रयास करता है, स्थापित करता है, पर एक चिंतन के द्वारा सोचा जाए तो नारी के मुकाबले पुरुष की कोई औकात नहीं है। मैं बताऊं आपको, आप कोई प्रश्न नहीं पूछे उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी बहू रानी जब आपके घर आई तो उसने अपने बचपन की सहेलियों को, अपने पिता को, अपने माँ को, अपने भाई को, उसके जो मतलब है ना सखी सहेलियां, उसका गांव, उसका शहर, वो उसने तुलसी के पौधे को जो पानी दिया हुआ, सींच के बड़ा हुआ होगा, उसने पीपल की छांव में बैठकर कभी अपने मन की बातें अपनी सहेलियों से कही होगी। सारा बुलाकर, सारा तोड़कर मतलब यहाँ आई और आपको अपना पति माना, अपने ससुर को पिता माना, सास को माँ माना, देवर को भाई माना, सारे रिश्ते नए जोड़ करके उसने ये कर दिया। आपने क्या छोड़ा? आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अपना गांव शहर सारे मित्र वगैरह सब आपके हैं। अगर प्रति उत्तर में ये हो जाए, वो रिवाज ऐसा ही चल रहा है। अगर ये उल्टा होता तो हम जाते। अरे भाई नहीं जा पाते। मैं आज उल्टा हो जाए ना, संविधान में संशोधन करवा दें हम। वो लेकिन बात है, आपने एक अच्छा बात बताई कि रत्नावली की वजह से तुलसीदास होना, ये आपने कहा। तो जिस तरह से रत्नावली अपना मोह, यानी कि अपना के पति और इतना मेरे लिए इतना फला इतना सारे इतने मोह में आया है, जबकि अगर वो उस मोह में मोह को पोषित कर देती तो शायद तुलसीदास नहीं बन पाते। लेकिन अपने मोह, अपने लालच को त्यागते उन्होंने प्रेरित किया, तो जितना आप मेरे पे क्या इतना ध्यान अगर परमात्मा पे देते तो आपका ध्यान आप उनको पा लेते। तो यही चीज हम आज की ऑडियंस और पढ़ने वाले यानी कवि और श्रोता के बीच का जो सामंजस्य, श्रोता आपसे फरमाइशी हो गया, श्रोता आपसे सुनना चाहता है, चुटकुलेबाजी सुनना चाहता है, किसी भी रूप में आप उसको परोस देते हो, तो कहीं ना कहीं श्रोता अगर अपना लालच छोड़ दे और शुद्ध कविता सुनना चाहे तो तुलसीदास जो है वो रत्नावली की तरह श्रोता बता तक ने मेरा मुंह में छोड़ दिया है, आप तो कविता सुनाओ, तो कभी भी यानी तुलसीदास भी अच्छी रचना सुनाएगा। ये चीज हो सकता है। तो ये हल के रूप में हम रत्नावली और तुलसीदास की इस यात्रा को हम ले सकते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तुलसीदास तो हर कोई बनना चाहता है, पर रत्नावली बनने का प्रयास कोई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि रत्नावली बनना बहुत कठिन तपस्या है और हम मोहपाश के बंधनों में बंधे हुए, स्वार्थ की परिधि में इतने गिरफ्त में हैं कि हम अपने आप को रत्नावली साबित करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन तुलसीदास जी के नाम के आगे भी युग कवि लगा है, वो अलग चीज है। वो आज इस कलयुग के ये दौर में, हालांकि वो दौर भी कलयुग का ही रहा, वो 500-700 साल पुराने हैं, तुलसीदास जी ज्यादा एक पागल आदमी अपने मन में क्या सोचता है
कि मैं इस विश्व का सबसे बड़ा आदमी हूँ, तो क्या आप उसको रोक सकते हैं? तो ये पागलपन ही है। और हमारे बारे में तो लोगों ने कहा कवि आधे पागल होते हैं, पूरा पागल होने में देर थोड़ी लगती है। कवि हमेशा आधे पागल होते हैं। लेकिन एक चीज है, सब कोई नौ रसों में लिखता है, कोई मतलब कि कोई वीर रस में लिख रहा है, कोई हास्य रस में लिख रहा है, कोई श्रृंगार रस लिख रहा है। आपने तुकबाजी न जाने कौन सा 10वां रस मान ले इसको। मुझे पता नहीं है कि 10वां है 11वां है। नहीं, कोई रस का पता नहीं है मुझे तो ये पता है कि वहां से मेरे तार जुड़े हुए हैं। वो तो सब पे जुड़े हुए हैं। वहाँ शारदे मुझे जो दे रही है, सभी रस वालों के तार तो जुड़े रहते हैं। लेकिन जो तुकबाजी, अब ये वो है कि उन 9 रसों पर ये तुकबाजी चल सकती सभी पर। अब ये तुकबाजी जो है, इसलिए कहते हैं कि तुकबाजी क्या एक विधा है? नहीं, तुकबाजी कोई विधा नहीं है। मतलब ये तो सब विधाओं पर भारी है, कुछ भी भारी नहीं है ये सब। मतलब हम तो आपके आभारी है कि इसको भारी बता रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं तो आपसे आपके विचार और आपसे देखो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। मतलब मेरी कोई भी बात आपके मन को छू जाती है, अच्छी लगती है, तो मुझे भी मतलब ये मतलब आत्म शांति मिलती है। नहीं, भैरव सुनार को सुनने वाले, उनके जो श्रोता, आंसू कवि भैरव सुनार को जो सुनने वाले, उनके जो श्रोता है, भैरव सुनार यानी आंसू कवि भैरव सुनार की सारी काना मात्राओं की त्रुटियां, यानी व्याकरण की सारी त्रुटियां को क्षमा कर देते हैं। बोलने का कुछ भी उसको भी क्षमा कर देते, लेकिन उनके चिंतन को वो सुनते हैं। ये भैरव सुनार की उनकी महानता है। ये महानता है, उनकी महानता, मेरी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि भैया श्रोता जो होता है, तो ये क्यों नहीं फिर यही श्रोता, इस तरह के श्रोता दूसरे कवियों को मिल जाए, ताकि वो अच्छे कविता बोले। क्योंकि हर कवि अच्छे बोलना चाहता है, हर कवि अच्छा अपना उत्कृष्ट देना चाहता है, लेकिन वो प्रोफेशनली होने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए। अभी आपने एक प्रश्न किया था रसों का, तो वर्तमान में हम रस मुक्त होते जा रहे हैं। मतलब ये होता है कि तो सस्ते हो रहे हैं। नहीं, सब ये सोचते हैं कि मैं मंच पर जाकर बड़ा लिफाफा लेकर आऊं, जनता मेरे समर्थन में सुनने वाले। आपको कितना बड़ा मिला आज तक? सबसे बड़ा लिफाफा तो जीवन में कोई लिफाफे का चिंतन सोचा भी नहीं है। नहीं कभी मिला हो भाई, दबे गाये बगाए कहीं भूले भटके आ गया हो? ये अभी ना हाथ में आ गया हो, आपने पकड़ लिया हो? नहीं, तो ये तो अभी मैं जब बीकानेर गया वहां से मुझे अच्छा लिफाफा मिला। आंकड़ा मत बताओ। नहीं बताऊं। अच्छा मिला, सम्मान सब अच्छा। हाँ, ये हमारा गांव है। और जो सामने एक अभी यहाँ से नजर नहीं आ रहा, एक रावला है, राजा महाराजाओं का मतलब है जागीरी। और ये बांगड़ेर, थोड़ा भी घुमा दो। बांगड़ेर जो कहा जाता है ना, इसको अपभ्रंश हो गया। इसको पहले बागानेर कहा जाता था, बागानेर, क्योंकि हमारे यहाँ आम के बगीचे ज़्यादा है। अच्छा। तो आप ब्रंश होते हुए बांगड़ेर होंगे। क्या है कि कभी भी यथार्थ जिंदगी के ऊपर भी चिंतन करता रहता हूँ। तो मैंने एक बार अपने बच्चे से कहा कि भाई तुम जो दिखते हो, इससे मेरा चिंतन ये सोचता है, मैं ये सोचता हूँ। तो मैंने कहा कि तुमसे तुम्हारी तस्वीर अच्छी है, जो कोई नुमाइश नहीं करती और चुपचाप खूंटी पे लटकी रहती है, कोई फरमाइश नहीं करती। ये ठीक इसी तरह मतलब काली घटाएं और बारिश भी हुई और आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और बादलों की ये जो जरा बताइए वीडियो ऊपर बादलों पे देखो, कविताएं करते, ये बादल भी तो बंदी के बादल जो बरसते हैं। हाँ, तो वो बादल आज बरसे हैं। ये भी मतलब मैंने प्रकृति के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध है। धरती को हरियाली चुनर उड़ाने का प्रयास करते हैं ये बादल। बिल्कुल। और भावनाओं के शब्दों का जो आवरण कवि पहना था। आज जब मैं इनसे मिलने आया तो बारिश की छिटपुट बूंदा बांदी होते हुए जब मैं इस गांव में आया था जहाँ बारिश हो रही थी, तो सुहाना मौसम है। हालांकि गर्मी का मौसम में बारिश अनचाही बारिश है ये, तो नहीं आप चाही गई बारिश थोड़ी होती है। चिंतन करिए कि मुझे तो ये ऐसा लगता है कि ईश्वर शायद भूल गया है कि ग्रीष्मकालीन ऋतु भी होती है।
उसने शीतकालीन ऋतु से डायरेक्ट हमको वर्षाकालीन ऋतु की तरफ धकेल दिया। ग्रीष्मकाल को छोड़ दिया। हाँ, ग्रीष्मकाल वो शायद परमात्मा भूल भी गया हो तो क्या मालूम, एक अपनी कल्पना है। तो वो परमात्मा के लिए तो भूलता नहीं है, उनके लिए क्या तीर हो सकता है? नहीं वो भूलता नहीं है, पर एक अपनी चिंतन शैली है। ये तो देखो कवि सोचता है, वो सोच ही कविता का जन्म देती है, जन्मदाता है। हमें जो ख्याल आता है हम उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। तो बारिश फिर आ गई दादा, और अब हम इजाजत चाहेंगे आज की इस यात्रा का, जहाँ हम तक, तो नहीं चाहते कि अब लेकिन हमें आगे काम करना, चैनल तक आपको पहुंचाना है नहीं, आपकी खैर वो तो आपकी- साक्षात्कार को। तो दोस्तों देखिएगा जरूर, और दादा की जो प्रयास है नए कलमकारों को आगे बढ़ाने का, उनको जरूर सराहिएगा, और जरूर लाइक कमेंट शेयर जो भी है जो दादा के लिए हो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आपके